माँ ने मेरी शादी एक ऐसी औरत से कर दी थी जो मुझसे उम्र में 20 साल बड़ी थी। मैं उसे बहुत नापसंद करता था, उससे शादी नहीं करना चाहता था। घर वालों के मजबूर करने पर शादी तो कर ली, मगर उसे बीवी का दर्जा नहीं दिया था। इसलिए शहर आकर एक जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली। अब मैं ज्यादा तो अपनी दूसरी बीवी के पास ही रहता था। मेरी दूसरी बीवी अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाती। खाना खाते ही मुझे नींद आ जाती और मैं सारा दिन सोया रहता। एक रोज डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गया तो वहां पर अपनी तस्वीर लगी देखी, और फिर जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। दिल करता था अभी जाकर अपनी बीवी को। मेरा नाम बिलाल है। मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 17 साल हो गई थी, और जब इंसान इस उम्र में पहुंच जाए तो इंसान को एक शरीके हयात की बहुत जरूरत होती है। लेकिन जब सारी जिंदगी के सच्चे ख्वाब एक पल में टूटकर बिखर जाएं, तो फिर इंसान को गुस्सा और परेशानी, मायूसी भी उतनी ही ज्यादा होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इतने सालों के इंतजार के बाद जब मुझे अपनी बीवी का चेहरा देखना नसीब हुआ तो मेरा तो दिल ही टूट गया, क्योंकि मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी बहन की बेटी से कर दी थी, और वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़ी थी। वो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो मेरा तो दिल ही बुझता चला गया। वो इंतहाई बुरी तरह से बोल रही थी। उसका लहजा बहुत देसी था और उसके अल्फाज का चुनाव ऐसा कि किसी को भी वो अच्छी ना लगे। मैं तो वैसे भी शायराना मिजाज का आदमी था। मुझे खूबसूरत चेहरे से ज्यादा खूबसूरत बातें अच्छी लगती थी, जबकि मेरी बीवी के हंसने का अंदाज, उसकी बातें और उसका साफ सुथरा ना रहना मुझे एक उलझन में मुब्तला कर देता। मेरा अपनी बीवी के पास जाने को भी दिल ना चाहता था, क्योंकि वो बोलती तो अजीब सी, उसके मुंह से बदबू आती। उसे खाना खाने का ढंग तक नहीं था। वो हाथ से खाना खाती, मैं चम्मच से खाने वाला था। सलीका पसंद और नफासत से भरपूर शख्सियत का मालिक था। लेकिन मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अम्मा ने शायद गोरा रंग देखकर मेरी शादी तो नगीन से कर दी थी, मगर नगीन में कोई ऐसी बात ना थी जो मुझे पसंद हो। मैंने उससे दूर दूर रहना शुरू कर दिया। वैसे भी मैं उन दिनों नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। मेरे एक दोस्त के तवज्जो से मुझे शहर में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। उन दिनों क्लर्क की नौकरी के लिए भी बड़ा जलीलो ख्वार होना पड़ता था। वैसे भी क्लर्क के हाथ में बहुत कुछ होता है। वो चाहे तो ऊपर की कमाई भी अच्छी खासी कर सकता है। इसीलिए लोगों को इस नौकरी से कशिश महसूस होती है। मगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक माकूल रोजी कमाने के लिए इस नौकरी में कोशिश कर रहा था। मेरे दोस्त ने मेरी मदद करके मेरी नौकरी पक्की करवा दी। मेरी तनख्वाह सिर्फ 16,000 रुपए थी, मगर उन दिनों 16,000 रुपए भी बहुत थे। यानी कि एक घर का अच्छा खासा गुजारा हो सकता था। इस नौकरी के साथ मुझे एक सरकारी क्वार्टर भी मिला था, जहां मैं अपने घर वालों को रख सकता था। अगरचे ये क्वार्टर इतना बड़ा नहीं था, मगर इस क्वार्टर में जिंदगी गुजारी जा सकती थी। ये क्वार्टर गांव के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत माकूल था। खैर, इससे पहले कि मैं अपने घर वालों को इस क्वार्टर में बुलवाता, मेरे साथ एक वाकया हो गया। दरअसल उस ऑफिस में एक लड़की अक्सर और बेशतर आया करती थी। वो किसी फार्मेसी से ताल्लुक रखती थी। उसके पास कभी न कभी साइन करवाने के लिए कोई न कोई ऐसा कागज होता है जो वो मेरे पास लेकर आती। मैं कागज पढ़े बगैर ही उसे साइन करके दे देता था। जाने क्यों वो लड़की मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन और मासूम सी लगती थी। एक दिन वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे यूं ही पूछ लिया कि क्या बात है, आप काफी परेशान लगती हैं। बोली कि बस मैं आपको क्या बताऊं, हर जमाने में ऐसे ही दुख मैंने झेले हैं। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं जिन तकलीफों और अजियतों से गुजर रही हूँ वो किसी 40 साल औरत के पास भी ना होंगे। वो लड़की जब मुझे अपना गम बताने लगी तो मैं भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा। मैंने उसे सहारा दिया। फिर उसने खुद ही मुझे कहा कि यहाँ पर बातें करना मुनासिब नहीं लगता, आप मेरे घर चाय पर आ जाएं, हम मिलकर बातें करेंगे। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान था कि वो लड़की कैसे एक अजनबी को घर आने के लिए कह रही थी। फिर सोचा कि शायद मुझ पर भरोसा हो गया हो। आखिर इतने अरसे से वो यहाँ आ जा रही थी, और फिर मैं ऑफिस में सामने ही बैठा होता था, सब लोगों की मदद करता। फिर सोचा कि इसमें बुरा सोचने वाली कोई बात नहीं। उस लड़की के भाई बहन भी उसके घर ही होंगे, जब भी उसने मुझे चाय पर बुलाया होगा। खैर, इतवार के दिन जब छुट्टी थी तो मैं घर जाने के बजाय उसके दिए हुए पते पर उसके घर पहुंच गया।
کہنے لگی آپ میرے غریب خانے پر آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے دروازہ خود ہی کھولا تھا، وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اندر ڈرائنگ روم میں لے کر گئی، مگر یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، گھر میں بلا کی خاموشی اور سکون تھا۔ کہنے لگی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ 5 منٹ میں وہ چائے بنا کر لے آئی۔ میرے سامنے بیٹھی وہ بہت پر اسرار خوبصورت اور با ادب شخصیت کی مالک لگ رہی تھی۔ اس کا قد تقریباً 5.5 فٹ سے زیادہ ہوگا۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر گھائل ہو گیا۔ میں نے کہا اتنی خوبصورت لڑکی اور اکیلے گھر میں آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا؟ وہ بولی کہ اکیلے تو آپ بھی رہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم میں اکیلا رہتا ہوں؟ کہنے لگی آپ کا اور میرا دکھ مشترکہ ہے، میں آپ کی آنکھوں کو ہی دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں تنہائی کا شکار ہیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری دکھتی رگ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے کہا بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا شکار ہوں۔ پھر میں نے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ ویسے بھی ایک ہمدرد یا گفتگو کرنے والا ملے تو انسان اسے کچھ نہ کچھ اپنے راز بتا ہی دیتا ہے۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی کتاب کی طرح کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بولی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اتنے دکھی ہوں گے، میں تو اپنا دکھ بھول گئی ہوں۔ آپ جیسے خوبصورت نوجوان کو ایک پڑھی لکھی ہی لڑکی ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا مجھے اس پر شدید دکھ ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا کہ چلو کسی کو تو میرے دکھ کا اندازہ ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میرے لیے زندگی میں ایک مسئلہ ہے، میں ایک مختلف ذہن کی مالک لڑکی ہوں۔ آپ کو پتا ہے میں نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ یکدم اس نے ایک ایسی بات کر دی کہ میں اچھل پڑا۔ اچھا آپ غیر شادی شدہ ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی آپ کو کیا لگا میرے بچے اسکول گئے ہیں اور میں سکون سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں؟ وہ لڑکی بولی تو میں ہنس پڑا، نہیں آپ تو بہت کم عمر لگتی ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ وہ لڑکی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بڑے ہی پر اعتماد انداز میں مجھے بتا رہی تھی، میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے شوہر کا ہر وقت ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا، میں تنہائی پسند ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزاروں۔ پھر باتوں باتوں میں اس کی اور میری پسند پر بات ہونے لگی۔ وہ بولی کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں اس کے اتنے پر جستہ جواب پر حیران رہ گیا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ ایک کنواری لڑکی اور آزاد خیال لڑکی مجھے اپنا شوہر بننے کا کیوں کہہ رہی تھی، جبکہ میں ایک معمولی کلرک تھا اور وہ ڈاکٹر تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس تو اپنی بیوی بچوں کے خرچہ پورا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، میں آپ سے شادی کر کے آپ کے لیے بوجھ بن جاؤں گا۔ کہنے لگی مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں، بس تم ایسا کرو گے کہ مہینے میں 1-2 بار میرے ہاتھ چکر لگا لیا کرنا، باقی میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم مجھے بار بار تنگ کرو اور شوہر ہونے کا حق جتاؤ۔ بس یوں کہہ لو کہ مجھے صرف ایک دوست کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کبھی کبھار بات چیت کر لیا کرے، میری تنہائی دور کر دے۔ لیکن چونکہ میں ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ میرا دوست ایک غیر محرم ہو اور مجھے اس سے باتیں کرنے اور اپنے دکھ بتانے کا گناہ ملے۔ بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک جائز رشتے کے تحت ہو۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ مطلب کہ صرف ایک دوست کے لیے تم شادی یعنی کہ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں نکاح کے تقدس کا علم ہے اور تم کسی غیر محرم سے دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بس اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کسی خاندان کے لڑکے سے ہی شادی کر لیتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ سب شوہر بن کر مجھے کام کرنے سے روکیں گے۔ خیر اب مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ تم اگلے اتوار کو دوبارہ آنا، میں تمہارے ساتھ چل کر عدالت میں شادی کر لوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم چپ رہنا، تم نے بالکل بھی کچھ نہیں بولنا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ میں کچھ بھی نہ کہوں گا، بس تمہیں کاغذ پر دستخط کرنا ہوں گے اور پھر ہم میاں بیوی بن جائیں گے۔ مجھے کیا تھا، میں خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ میں نے کہا اچھا ہوا کہ شہر میں مجھے تنہائی بانٹنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ میں تو اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ایک عام سے کلرک کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لے گی۔ خیر اگلے اتوار میں دوبارہ اس کے ٹھکانے پر گیا، وہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ لے گئی
वहां पर 3 शख्स और बैठे थे जो कि कमोबेश उसी तरह के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कागज पर दस्तखत करवाए और अंगूठे भी ले लिए। अंगूठे के निशान देने के बाद मुझे लगा कि मैं एक लेडी डॉक्टर की जायदाद और उसकी शख्सियत और उसकी हर चीज का मालिक बन गया हूँ। मैं बहुत खुश था, इतना खुश कि मैंने उससे मजीद कोई तफसील तक नहीं पूछी। ये भी नहीं कहा कि आप मेरी बीवी के लगते क्या हैं। उसने शर्त ही यही रखी थी कि निकाह होने के बाद तुम मुझसे मेरे खानदान के बारे में ज्यादा तफसीलन नहीं पूछोगे। तुम बस दोस्ती की हद तक इस रिश्ते को रखो तो ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी जो कि एक बीवी करती है। उसकी बात से मुझे कोई एतराज नहीं था। मैं एक मुख्तलिफ तबीयत का मालिक था। मुझे बस बातें करने वाली एक खूबसूरत औरत चाहिए थी जिसकी बातों में शीरनी हो, चाशनी हो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी और खूबसूरत लगती हैं। हम अपने रिश्ते को यहीं तक महदूद रखेंगे। वो बोली, बस ठीक है। जो प्यार तुम्हें अपनी बीवी से नहीं मिला वो तुम्हें मुझसे मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के खाने बनाऊंगी, अच्छे कपड़े बनवाऊंगी, तुम्हारे साथ बातें करूंगी। मैं उसकी बातों में आ गया। बहुत खुशी खुशी मैं उसके घर आने जाने लगा। हमारी मुलाकात का ये तीसरा हफ्ता था। जब मैं अपनी दूसरी बीवी के घर बैठा था, वो बोली, आज मैं तुम्हारे लिए खास किस्म का सूप बना रही हूँ जिसे पीते ही तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे वैसे भी गैर मुल्की खाने खाने का बड़ा शौक था, मगर होटल की कीमत इतनी होती थी कि मुझे बाहर खाने का कभी इत्तफाक नहीं हुआ था, जबकि मेरी बीवी खाना बिल्कुल होटल की तर्ज का बनाती थी। खैर, अब तकरीबन आधे घंटे में वो सूप लेकर मेरे पास आ गई। बोली कि आज तुम इसे पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद तुम्हें कोई सूप अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मुझे खुशी भी बहुत हुई थी, मगर जब वो सूप पिया तो वो थोड़ा कड़वा सा था। उसे पीते ही मुझे लगा जैसे मैं मर जाऊंगा, मगर मेरी बीवी की हौसला अफजाई पर मैं पीता गया। फिर इस बात का भी डर था कि कहीं ये मुझे देहाती ना समझ ले कि इसे सूप कड़वा लग रहा है। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से सूप खत्म किया। वो बोली कि अब तुम सो जाओ, और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। सूप पीते ही मेरी हालत गैर होने लगी थी, लेकिन फिर मैं फौरन सो गया तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। जब मैं उठा तो मेरी टांगों में और पूरे जिस्म में जिस तरह का दर्द हो रहा था, ऐसे लगता था जैसे मैं अभी अभी मर जाऊंगा या फिर सारी जिंदगी इसी दर्द के साथ गुजारना पड़ेगी। बहरहाल, मैं जब सोकर उठा, मेरी बीवी मेरे सामने ही बैठी थी। वो बोली कि अच्छा हुआ तुम उठ गए हो। तुम अभी नींद में मुझसे दर्द की दवाई मांग रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी तबीयत की खराबी के पेश नजर तुम्हारे लिए दवा रखी है। इसे खा लेना। मैंने देखा मेरी साइड टेबल पर 2 गोलियां और एक पानी का गिलास पड़ा था, जिसे खाते ही मुझे कुछ सुकून आ गया, मगर छींकें, खांसी और बुखार अभी भी था। मेरी बीवी बहुत परेशान थी। कहने लगी कि उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बस फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हारा इलाज खुद करूंगी। मुझे लगता है कि तुम इस सूप के पीने के बाद बीमार हो गए हो। मेरी बीवी ने ये बात कहकर अपनी गलती का एतराफ कर लिया कि उसने खाने में मिर्च मिसाले ज्यादा डाल दिए होंगे, तो शायद मुझे एलर्जी हो गई है। खैर, मैं ड्राइंग रूम में आया तो उसने गोलियों के 2 पत्ते और मुझे थमा दिए और बोली कि अब तुम्हें ये दवाई 3 माह तक खानी पड़ेगी। अगर नहीं खाओगे तो इसी तरह की खांसी तुम्हें लगती रहेगी। मैं ये सुनकर बड़ा ही परेशान हुआ कि एक सूप पीने के बदले मुझे 3 महीने गोलियां खाना पड़ेंगी। खैर, क्या ही कर सकता था। मैंने वो गोलियां अपने पास रख ली और शाम को एक और गोली खाकर मैं अपने ही क्वार्टर में आकर सो गया, क्योंकि अब मैं कुछ दिन अपने क्वार्टर में गुजारना चाहता था। उस दवाई के खाने के बाद मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा था, और उधर मेरी पहली बीवी मुझे तंग कर रही थी कि तुम्हें गए हुए 6 महीने हो गए हैं, अब तक तुमने हमें शहर नहीं बुलाया। मेरी पहली बीवी मुझसे लड़ने लगी। मजबूरन इतवार के दिन मैंने उन्हें घर से बुलवा लिया। मेरा क्वार्टर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर अम्मा और बीवी के रहने की जगह उसमें बहुत थी। खैर, जब ये लोग आए तो मैंने अपने घर की सभी चीजें जो कि दूसरी बीवी के मुतल्लिक थी, एक एक करके छुपा दी। गोलियों के पत्ते इसी वजह से कहीं इधर उधर हो गए। शाम को जब मेरी तबीयत खराब होने लगी तो मुझे उस गोली की अशद जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे पास तो वो गोली थी नहीं जो मेरी दूसरी बीवी ने दी थी। पहली बीवी की वजह से मैंने सब कुछ छुपा दिया था। अब मैं ढूंढता फिर रहा था। गोली का नाम मुझे याद था नहीं, लेकिन अभी तक मैंने उसे कभी दूसरे स्टोर से नहीं लिया था।
दूसरी बीवी ने ही मुझे 3-4 पत्ते दे दिए थे जो मुझे 3 महीने तक खाने थे। खैर, मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेरे लिए कुछ खाना बना दो ताकि मेरी तबीयत संभल जाए। उसने कहा कि तुम जाकर बाजार से देसी मुर्गी ले आओ, देसी मुर्गी से ये खांसी बुखार वगैरह का इलाज हो जाता है। मैं बाजार से जाकर देसी मुर्ग ले आया। बीवी ने उसकी यखनी बना दी और यूं मैं वो पीकर सो गया। लेकिन जब सुबह उठा तो मेरी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। अब मुझे लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगा। अगर वो दवाई ना खाई तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। मेरी बीवी मेरी ये हालत देखकर परेशान हो गई। करीबी क्लिनिक से जाकर मेरे लिए अम्मा और मेरी बीवी दवाई लेकर आ गई, मगर वो दवाई खाते ही मुझे कोई आराम नहीं आया। वक्ती तौर पर मेरी खांसी तो बंद हो गई, मगर छींकें आने लगी। तबीयत की खराबी के पेश नजर मैंने पिछली दवाई का पत्ता निकाला जो कि खाली था और उसे लेकर करीबी क्लिनिक पहुंच गया। उस क्लिनिक पर काफी रश था। मजबूरन मुझे दूसरे क्लिनिक जाना पड़ा। मैं इतनी देर सब्र नहीं कर सकता था। ये एक बड़ा क्लिनिक था जहां से दवाई तो महंगी मिलती थी लेकिन आराम जल्द आ जाता था। तभी वहां पर बैठे बहुत सारे लोगों को देखकर मैंने सोचा अब इंतजार ही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे और अगर मैं कहीं और जाता तो वैसे भी देर हो जाती। खैर, मैं बैठ गया जहाँ पर लोग बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक मेरी नजर एक रिसाले पर पड़ी जिसमें मेडिकल की काफी ज्यादा रिसर्च शाया की गई थी। मैं ऐसे रिसाले नहीं पढ़ता था कि उनको पढ़कर इंसान परेशान हो जाता है, मगर वो रिसाला देखकर जब मेरी नजर अपनी ही तस्वीर पर पड़ी तो मैं चौंक कर रह गया। मैं रिसाला उठाकर गौर से देखने लगा। वो तस्वीर मेरी ही थी, जिसे देखकर मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। मगर जब उसके साथ लिखा मैंने जुमला पढ़ा तो मेरी हालत और गैर हो गई। उस जुमले के मुताबिक मेरी बीवी ने मेरे साथ जो किया था वो एक भयानक खेल था। मैंने वही रिसाला अपने पास रखा और फौरन क्लिनिक से निकल पड़ा। मेरा रुख उसके घर की तरफ था जिसने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला था। मैंने उसके दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर आज भी हमेशा की तरह मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखकर एकदम चिल्लाया था, क्या तुमने मुझे अपना पालतू कुत्ता समझ रखा था? जो जहरीली दवा के तजर्बे तुम मुझ पर कर रही हो और उसका इस्तेमाल तुमने अपनी रिसर्च में किया है। कमाल है, तुम शहरी लड़कियां भी कितनी खुद गर्ज होती हो। तुमने शादी का नाम देकर मुझे अपने इस घर में बुलवाया। मुझसे बातें करके तुम अपना दिल बहलाती रही, अपनी तन्हाई दूर करती रही और जब अपना मतलब पूरा हो गया तो तुमने मुझे अपना खिलौना समझ लिया। मैंने गुस्से से कहा था, मुझे माफ कर दो। वो नजरें झुकाकर बोली थी, मैं माफ तुम्हें कैसे कर सकता हूँ? तुमने मेरे साथ जुल्म किया है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। मैं धारते हुए बोला था, मैं तुम्हारा मुकदमा अदालत में लेकर जाऊंगा कि तुमने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है। अच्छा, क्या तुम वाकई अदालत में जाओगे? हाँ, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें लटका कर रखूंगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। तुम मेरे साथ यूं ही तड़पती भिलकती रोती सिसकती रहोगी। मैंने उस पर धारते हुए कहा तो वो एकदम हंस पड़ी। पता है, तुम गुस्सा करते हुए बहुत बेवकूफ लगते हो। वो अफसोस करते हुए बोली थी, तुमने तो मुझ जैसी लड़की के साथ निकाह करते हुए ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम जैसे गवार से शादी क्यों करूंगी। तुम्हारी गवार बीवी और तुम एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, मगर मेरा ये मेयार नहीं कि मैं तुम्हें अपना शोहर मानूं। और तुम वाकई बहुत पागल हो। तुमने निकाह करते वक्त ये भी नहीं देखा कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनने जा रही थी, बल्कि तुम अपनी रजामंदी से मुझे ये इजाजत दे रहे हो कि मैं तुम पर चाहूं तो कोई भी तजर्बा कर सकती हूँ और तुम्हें इसमें कोई इतराज नहीं होगा। तुम इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हो कि तुम मेरी रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हो। तुम्हारे अंगूठे के निशान भी इस एग्रीमेंट पर मौजूद हैं। फिर तुम अदालत में क्या लेकर जाओगे? वो हंसते हुए बोली और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं अपनी मुट्ठियां भींचता रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर, उसकी जहरीली दवा के असर से मैं बच तो गया था, मगर जो एलर्जी मुझे मुस्तकिल लग चुकी थी, अब उसके लिए 3 महीने की दवा का कोर्स करना था। उसने इतनी मेहरबानी तो कर दी थी कि मुझे 7 दवा भी दे दी थी जिससे मैं अपनी इस बीमारी से जान तो छुड़वा सकता था, मगर मुझे आज तक उस लड़की पर गुस्सा है। मैं अपनी बीमारी और एलर्जी पर काबू तो पा चुका हूँ, मगर मेरे पास ना ही कोई निकाह का सबूत है, ना ही उस पर केस कर सका और ना ही उससे बदला ले सका, क्योंकि जो भी हुआ वो मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ था।
اس میں اس سے زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو مجھے سوچ سمجھ کر ہی کچھ کرنا چاہیے تھا۔ کہانی کے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ عورت کے بہکاوے میں آ کر اپنی عقل پر پردہ مت پڑنے دے، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی دھوکا ہو سکتا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے۔